Good evening. Today I will be talk about myopia and associated pathology in eye. डिस्कस करेंगे कि मायोपिया क्या है और मायोपिया के साथ में आँख के अंदर में और क्या क्या बदलाव कॉम्प्लिकेशन दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट एक चश्मा ही होता है, ग्लासेज ही होता है, जो कि हम लोग लगाने के बाद में विजन में क्लैरिटी लाते हैं या विजन की क्लैरिटी होती है। बट क्या आपको पता है या फिर जनरली कम्युनिटी को नहीं पता है कि नंबर चेंज होने का मतलब ये नहीं कि बस नंबर चेंज हो रहा है, नंबर आप चेंज करा लो साफ दिखने लगा। उसके पीछे और भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे हमारे आँख की कॉर्निया के अंदर बदलाव, हमारी आँख के लेंस के अंदर बदलाव और मोस्टली हमारे जो रेटिना है पर्दे के अंदर बदलाव और उन बदलाव के कारण आँख में अंधापन या कोई और दिक्कतें भी भविष्य में आ सकती हैं। हम लोग जनरली अभी प्रैक्टिस में देखते हैं पेशेंट सिंपल आते हैं चश्मे का नंबर लेकर के कि मुझे भी चश्मे के साफ नहीं दिखाई दे रहा है, आप मुझे एक नया चश्मे का नंबर दे दो जिससे मुझे चीज़ें और साफ दिखने लगे। पर हम पेशेंट को दूसरे नज़रिए से देखते हैं कि अगर नंबर चेंज हुआ है तो उसके पीछे और क्या रीजन हो सकते हैं या एट प्रेजेंट कोई आँख में और कोई पैथोलॉजी या बीमारी तो नहीं है। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह एंड पीएचडी इन ऑप्टोमेट्री, नेत्र विज्ञान और दृष्टि विज्ञान एंड मैं अभी वर्किंग हूँ महिंद्रा आई प्लस नेत्र जांच व उपचार केंद्र लोकेटेड रतपुरा मोड़ ठाकुर द्वारा। और मैं मायोपिया और उसके साथ में और भी कोई अगर दृष्टि दोष है उसका निवारण मैनेजमेंट करता हूँ। और उसके साथ में अगर विजन इम्प्रूव इसके साथ में भी नहीं है तो लो विजन डिवाइसेस या फिर कुछ और उपकरण भी डिस्पेंस करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे मायोपिया की डेफिनेशन। मायोपिया है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसके टाइप क्या हैं, उसका वर्गीकरण किस तरीके से है और उसका डिटेल वर्गीकरण किस तरीके से है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और उसका लक्षण क्या होते हैं, मरीजों को क्या लक्षण दिखाई देते हैं और हमें एज एन आई हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हमें आँख में क्या क्या दिक्कतें दिखाई देती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैं बताऊंगा। और उसका एट प्रेजेंट और करंटली अभी मायोपिया का क्या मैनेजमेंट है और किस तरीके से पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इसको काफ़ी चीज़ों में क्लासिफाइड करते हैं। मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष जिसमें नज़दीक की चीज़ें साफ होती हैं, दूर की चीज़ें धुंधली होती हैं। तो निकट दृष्टि दोष इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं, जिसमें नज़दीक की चीज़ें साफ होती हैं, दूर की धुंधली दिखाई देती हैं। और डेफिनेशन की बात करें इसमें इज ए रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट, एक रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट होता है। रिफ्रैक्टिव मीन्स कि जो आँख का एरिया है कॉर्निया और लेंस जिसमें लाइट रेज पास होती हैं तो उसे हम लोग रिफ्रैक्टिव बोलते हैं। तो इसमें अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है और वो लाइट रेज हमारी रेटिना तक नहीं पहुंचती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, जिसमें एकोमोडेशन हमारा रिलैक्स होता है। एकोमोडेशन रिलैक्स का मतलब कि हमारे इस लेंस पे कोई भी तनाव नहीं है, वो रिलैक्स मोड में है। जब हमारी आंखें 6 मीटर से परे या 20 फीट से परे देखती हैं तो हमारा ये लेंस एकदम रिलैक्स पोजीशन में होता है। जब ये रिलैक्स पोजीशन में होता है तो हम बोलते हैं कि एकोमोडेशन रिलैक्स है। डेफिनेशन इज रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट कि कोई एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें कि लाइट रेज हमारी प्रॉपर रेटिना पे न फोकस होकर के पहले ही फोकस हो जाती है तो उसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं। अब इसके साइन क्या हैं एंड सिम्टम्स। साइन मीन्स कि जो एक आई केयर प्रैक्टिशनर को पेशेंट की आई में दिखाई देता है उसे साइन बोलते हैं, और जो मरीजों को दिक्कत होती है, जो उनको लक्षण दिखाई देते हैं, उनको सिम्टम्स। और जब आप किसी चीज़ को बार बार देखते हैं या बार बार चीज़ों को देखने के लिए आँख को बंद करना पड़ता है या स्क्यूज करना पड़ता है या फिर आँखों के अंदर कोई टेढ़ापन आ जाता है जब आप लंबे समय तक किसी चीज़ को देखते हैं। हेडेक होता है, सर दर्द होता है ड्यू टू आई स्ट्रेन। आई स्ट्रेन क्यों होता है
कि किसी चीज़ को देखने के लिए हमारे लेंस को कर्वेचर को चेंज करना पड़ता है, और बार बार लेंस को कर्वेचर को चेंज करने वाली जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, जिसे सिलियरी मसल्स कहते हैं, उन पे तनाव पड़ता है, जोर पड़ता है, और वो मांसपेशियाँ एक वेस्कुलक्चर है हमारे ब्रेन का, तो वो एक कारण होता है हेडेक का। तो मायोपिया के केस में बार बार हेडेक होता है, और डिफ़िकल्टी होती है जब जो कोई भी पर्सन मायोपिया का ड्राइविंग करते हैं तो उनको नाइट ड्राइविंग में इशूज होते हैं, और कोई भी चीज़ देखने के लिए उनको बिल्कुल पास जा करके देखना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो इन फ्रंट ऑफ द रेटिना होती है, और पास लाकर वो चीज़ें उनको क्लियरली दिखाई देने लगती हैं। पढ़ने के लिए वो लोग बुक्स को या मटेरियल को अपनी आंखों के बिल्कुल करीब ला करके देखते हैं। एंड नॉट एबल टू नोटिस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स, और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स को उनको देखने के अंदर में इशूज होते हैं, और वो बार बार ब्लिंक करते हैं, एक्सेसिव ब्लिंक करते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि जब कोई चीज़ें क्लियर ना हो तो हम लोग एक क्लियर फिल्म की लेयर को आँख के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ अमाउंट ऑफ एस्टिमेटिज्म मायोपिक वो करेक्ट हो जाता है। बार बार पेशेंट उसको ब्लिंक करते हैं, और रबिंग आई फ्रिक्वेंटली। मायोपिक पेशेंट में जो आई की पावर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए लाइट रेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना फोकस हो जाती है। कोई भी पर्सन कॉर्निया की पावर अगर ज़्यादा है तो कॉर्निया को प्रेस करने के बाद वो कुछ फ्लैटर अमाउंट में चली जाती है, जिससे पर्सन को क्लियर दिखने लगता है। तो ऐसे केस में पेशेंट बार बार आई को रब करते हैं, रगड़ते हैं। आप इस पिक्चर्स के अंदर देख सकते हो कि नॉर्मल जितनी भी लाइट रेज हैं वो हमारी रेटिना से पहले ही फोकस हो रही हैं, और पहले ही फोकस होने से हमें धुंधला दिखाई दे रहा है। बट वॉट अबाउट द ओकुलर कंपोनेंट, आँखों के अंदर जो पर्दे के अंदर बदलाव हुए वो किस तरीके से हो रहे हैं। आप नॉर्मल में देख रहे हो कि लाइट रेज है यहाँ फोकस हो रही है और पर्दे पे फोकस हो रही है, हमने माइनस लेंसेज लगाए यहाँ फोकस हो गई। बट इसके साथ में जो एक्सियल मायोपिया है और रेटिना के अंदर में कुछ बदलाव आते रहते हैं। मायोपिया को कुछ इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, जैसे एक्सियल मायोपिया, रिफ्रैक्टिव मायोपिया, कर्वेचरल मायोपिया और इंडेक्स मायोपिया। इन चारों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। एक्सियल मायोपिया क्या होता है कि जो हमारे ह्यूमन की जो आईबॉल है उसका जो एक्सियल लेंथ है वो 23.5 mm है होता है, प्लस माइनस 0.5 डायप्टर। अगर वो एक्सियल लेंथ किसी पर्सन की अगर ज़्यादा हो जाए 23.5 से, अगर सपो हो जाए कि 24.5 हो जाए, तो इट मीन्स है कि 1 mm का एक्सियल लेंथ ज़्यादा है। और अगर 1 mm का एक्सियल लेंथ ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि लाइट रेज तो हमारी 23.5 पे ही फोकस होने के लिए हमारे कंपोनेंट एबल हैं, बट वो हमारे रेटिना के एक्सियल लेंथ ज़्यादा होने से वो रेटिना पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो ऐसे केस को हम लोग एक्सियल मायोपिया बोलते हैं, जिसमें आई की एक्सियल लेंथ बढ़ जाती है, और 1 mm एक्सियल लेंथ बढ़ने से 3 डायप्टर मायोपिक करेक्शन यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। रिफ्रैक्टिव मायोपी क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एलिमेंट्स ऑफ आई, जिसमें आई के रिफ्रैक्टिव कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं, जैसे कर्वेचरल मायोपिया, चेंज इन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया इन फ्रंट और बैक सरफेस ऑफ लेंस। या तो कॉर्निया का फ्रंट सरफेस में चेंजेस आए या लेंस के बैक सरफेस में चेंजेस आए, उसको हम लोग कर्वेचरल मायोपिया कहते हैं। इंक्रीज कॉर्नियल कर्वेचर गिव राइज टू एस्टिमेटिज्म। अगर कॉर्निया का कर्वेचर चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग एस्टिमेटिज्म भी बोलते हैं। 1 mm के चेंज से 6 डायप्टर का रिफ्रैक्टिव एरर चेंज होता है। और मायोपिक कॉर्निया इज नॉर्मली फ्लैटर। जो मायोपिक कॉर्निया होती है वो थोड़ा फ्लैटर होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल। इंडेक्स मायोपिया क्या होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर लेंटिकुलस लीड्स मायोपिया। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस कैन लीड टू मायोपिया। अगर हमारा लेंस लेंटिकोनस हो जाए, कर्व सरफेस में हो जाए, वो भी कोज कर सकता है मायोपिया। या फिर हमारे लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मल से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी मायोपिया क्रिएट करता है।
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विट्रस एंड एक्वस डज नॉट प्ले इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि एक्वस और विट्रस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिमिलरली सेम होता है, बट कॉर्निया का और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सिमिलरली सेम होता है, बट ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे एटमॉस्फेरिक एयर से कम्प्लीटली अलग होता है। इसलिए हम लोग दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही कंसीडर करते हैं जब भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, क्योंकि हमारे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और हमारे कॉर्निया और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.40 सिमिलर है। बट अगर आप एक्वस ऑर्बिटर्स की बात करेंगे तो वो भी हमारे लेंस और हमारे एक्वस ऑर्बिटर्स के बराबर है, तो इसलिए ज़्यादातर उसको कंसिडरेशन में हम लोग नहीं लेते हैं। सिंपल मायोपिया क्या होता है? कॉमन टाइप ऑफ मायोपिया होता है। जेनेटिक्स मायोपिया भी हो सकता है या फिर वो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। जेनेटिक डिजेनरेटिव मायोपिया क्या होता है? डिजेनरेटिव मायोपिया को हम जनरली मैलिग्नेंट और पैथोलॉजिकल और प्रोग्रेसिव मायोपिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारी आई का एक्सियल लेंथ बार बार बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, जिससे हमारे रेटिना के पीछे कुछ खिंचाव हो जाते हैं या फिर गहरे धब्बे जैसे बन जाते हैं या फिर वो एक गड्ढा सा बन जाता है, एक कर्व सरफेस और भी डीप कर्व सरफेस हो जाता है, तो हम उसको डिजेनरेटिव मायोपिया बोलते हैं। एंड इट इज एसोसिएटेड विद हाई रिफ्रैक्टिव एरर। जब भी कभी पेशेंट को अगर इस टाइप फाइलोमा होगा तो उसके साथ में आपको जनरली हाई रिफ्रैक्टिव एरर देखने के लिए मिलेगा। विजुअल एक्यूटी आफ्टर करेक्शन मीन्स कि पेशेंट का विजुअल एक्यूटी भी पूरा करेक्शन देने के बाद में भी पूरा नहीं होगा। और डिजेनरेटिव मायोपिया एक कारण होता है कि पर्सन को ब्लाइंडनेस भी हो सकती है या कम्प्लीटली विजुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है। सो दिस इज द मोर डिजेनरेटिव एंड द डेंजरस क्लासिफिकेशन ऑफ मायोपिया। नाइट मायोपिया क्या होता है कि इसमें पर्सन को डिफ़िकल्टी होती है सीइंग इन लो इल्यूमिनेशन में, कम इल्यूमिनेशन में देखने की प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन दो इट्स डे टाइम इज नॉर्मल, अगर डे टाइम भी अगर नॉर्मल है तो। फार पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल फोकस वेरीज विद लेवल ऑफ लाइट, कि पर्सन का जो फार पॉइंट है वो वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ लाइट, की डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट लाइट के साथ में वेरी कर सकता है। Night myopia is caused by pupil dilating to the let more light in, which add aberrations resulting in becoming more nearsighted. A stronger prescription of myopic night drive is needed. So जो लोग नाइट में ड्राइविंग करते हैं उनको एक स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिस्क्रिप्शन हम लोगों को देना होता है। यंगर पीपल आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड नाइट मायोपिया देन नॉर्मल। सूडो मायोपिया क्या होता है? सूडो मीन झूठा मायोपिया, कि एक्चुअली में वो मायोपिया नहीं है, बट वो रिएक्ट करता है, सिम्टम्स देता है और साइन भी ऐसे देता है कि वो मायोपिया है। सूडो मायोपिया मीन्स कि मरीज को धुंधला दिखाई देता है, डिस्टेंस की चीज़ें, ब्रोट अबाउट बाय स्पाज्म सिलियरी मसल्स, क्योंकि जो हमारी सिलियरी मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं जो लेंस को होल्ड करके और लेंस के कर्वेचर को चेंज करने का काम करती हैं, उसमें स्पाज्म हो जाता है, रुक जाती हैं, उनमें ऐंठन हो जाती हैं। तो जब उसमें ऐंठन होगी, स्पाज्म होगा, तो वो हमारे लेंस को एकोमोडेट करने में हेल्प नहीं करेंगी, जिससे मरीज को सूडो मायोपिया क्रिएट होगा। इंड्यूस्ड मायोपिया आल्सो नोन एज एक्वायर्ड मायोपिया। सो कुछ दवाइयाँ खाने से और कभी कभी इंक्रीज ग्लूकोज लेवल बढ़ने से या कभी कभी पेशेंट को कैटरेक्ट होने से न्यूक्लियर स्क्लेरोसिस, न्यूक्लियर मीन्स कि लेंस का जो न्यूक्लियस है, हमारे कुदरती लेंस का जो न्यूक्लियस है, सेंटर वाला पार्ट है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और अदर एनोमलीज कंडीशन और कुछ एनोमलीज कंडीशंस हमारे लेंस के अंदर हो सकती हैं। सो वो हमारा इंड्यूस्ड मायोपिया कहलाता है। द यूज टू रिपेयर रेटिनल अटैचमेंट। सो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि कुछ बैंड्स होते हैं जो कि रेटिना पे लगाए जाते हैं, कि जिससे कि हमारे आई का एक्सियल लेंथ बार बार ना बदले। मायोपिया की डिग्री क्या होती है?
मायोपिया, लो मायोपिया, मीडियम मायोपिया और हाई मायोपिया। मायोपिया की डिग्री को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लो, मीडियम एंड हाई। लो मायोपिया, अगर किसी पर्सन को अप टू 3 डायप्टर तक और उससे कम का मायोपिया है तो उसे लो मायोपिया बोलते हैं। 3 से 6 डायप्टर तक के मायोपिया को मीडियम मायोपिया बोलते हैं और 6 डायप्टर से ज़्यादा मायोपिया को हाई मायोपिया बोलते हैं। एज ऑफ ऑनसेट, मायोपिया किस किस टाइम पर हो सकता है? कंजेनिटल हो सकता है, अडल्ट में हो सकता है, स्कूल गोइंग एज में हो सकता है और अडल्ट एज में हो सकता है, एक्वायर्ड स्टेज में हो सकता है, या फिर अर्ली अडल्ट ऑनसेट मायोपिया हो सकता है, या फिर लेट ऑनसेट ऑफ मायोपिया भी हो सकता है। अगर क्लिनिकली जब मायोपिक पेशेंट को एग्जामिन करते हैं उसमें जनरली एसीडैप, प्यूपिल और एकोमोडेशन हम लोग चेक करते हैं। पोस्टीरियर सेगमेंट अगर आप देखोगे तो जनरली आपको मायोपिक केस में मायोपिक लैटिस डिजनरेशन देखने के लिए मिल सकते हैं। अब लैटिस डिजनरेशन क्या होता है कि जिसमें हमारा पेरिफेरल रेटिना होता है वो डिजनरेट होने लगता है, एट्रोपिक हो जाता है या वीक हो जाता है। मायोपिक क्रिसेंट देखने के लिए मिलेगी, हमारे ऑप्टिक नर्व हेड के सराउंडिंग्स एक सर्कल देखने के लिए मिलेगा जिसे मायोपिक क्रिसेंट कहते हैं। मायोपिक चेंजेस ड्यू टू मैकुलर चेंजेस ड्यू टू मायोपिया, मैकुला हमारा डल रिफ्लेक्स मिलेगा या फिर थिनर मैकुलर एरिया हमें देखने के लिए मिल सकता है। पोस्टीरियर स्टाइफाइलोमा देखने के लिए मिलेगा, मींस वल्जिंग ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेटिना। कर्व देखने के लिए मिलेगा, सिस्टोइड डिजनरेशन देखने के लिए मिलेंगे। अगर किसी पेशेंट को हाई मायोपिया है तो उसमें सिस्टोइड डिजनरेशन मीन्स कि मैकुलर एडिमा देखने के लिए मिलेगा, विज रिफ्लेक्स देखने के लिए मिलेगा, रेटिनल होल देखने के लिए मिल सकते हैं कि हमारे जो रेटिना का एरिया है वहाँ पे रेटिनल होल देखने के लिए मिल सकते हैं, रेटिनल टीयर कुछ घाव देखने के लिए मिल सकते हैं, सेकेंडरी और पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि हमारे लेंस को विट्रस सप्लाई देता है और जब रेगुलरली हमारी आई की एक्सियल लेंथ चेंज होगी तो उसमें विट्रस कंप्रोमाइज्ड होगा। कंप्रोमाइज विट्रस हमारे लेंस को न्यूट्रिशन ना देने की वजह से हमारे लेंस का पोस्टीरियर कैप्सूल ओपेसिफाइड हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं और पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट कहते हैं, पोस्टीरियर पोलर कैटरेक्ट हो जाएगा। इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी ओपन ग्लाइकोमा, प्राइमरी ओपन ग्लाइकोमा भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। मायोपिक लैटिस डिजनरेशन कुछ इस तरीके के डिजनरेशन लाइक दिस इज अ होसूट ईयर or retinal hole, and these are the lattice degenerations you can see in a case of myopia or basically in high myopia. लैटिस डिजनरेशन उसका जो रेट ऑफ इंसिडेंस है जनरली अगर आप 100 मायोपिक पेशेंट को देखें तो उसमें 8% ऑफ जनरल पॉपुलेशन में रेटिनल पैथोलॉजी देखने को मिलेगी, बेसिकली लैटिस डिजनरेशन देखने के लिए मिलेंगे। फाउंड कॉमनली इन मायोपिक्स ओवर -3 डायप्टर्स। लैटिस डिजनरेशन मीन्स की जो बीकर और एट्रोपिक पेरिफेरल रेटिनल हैं वो फ्रिक्वेंटली फाउंड विद इन सिंड्रोम्स, कुछ सिंड्रोम्स में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है जैसे मार्फन सिंड्रोम। रेटिनल थिनिंग बिटवीन एक्वेटर, रेटिनल थिनिंग देखने के लिए मिलेगी एक्वेटर में, एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ विट्रस में देखने के लिए मिलेगी। लैटिस इज शार्पली डिमार्केटेड स्पेंडल शेप एरिया, लैटिस जो है शार्पली डिमार्केटेड मिलेंगे, स्पेंडल शार्प एरिया में लैटिस डिमार्केटेड देखने के लिए मिलेंगे। इट इज़ यूजुअली बायलेटर और लैटिस डिजनरेशन यूजुअली बायलेटर होते हैं, दोनों आँख में होते हैं। रेटिनल होल एंड रेटिनल डिटैचमेंट बायलेटरल एंड ट्रीटमेंट। मायोपिक पेशेंट, कुछ हाई मायोपिक पेशेंट्स में आपको इस तरीके से जो हमारे ऑप्टिक नर्व हेड का पार्ट है वहाँ पे एक वाइटिस पैच देखने के लिए मिलेगा जिसे हम लोग मायोपिक पेशेंट बोलते हैं। द रिफ्रैक्टिव एरर टिपिकली रेंज फ्रॉम 6 to 8 डायप्टर जिसमें मायोपिक पेशेंट देखने के लिए मिलेगा। ये क्यों होता है? ड्यू टू जो हमारी ग्लोब की एक्सियल लेंथ है वो बढ़ जाती है और नाइदर द कोरोइड नॉर आरपी अबाउट द ऑप्टिक डिस्क, क्योंकि हमारे कोरोइड पर ना तो आरपी होती है और ना ही कोरोइड होती है, तो उसका एक्सियल लेंथ बढ़ने से वो एरिया दिखाई देने लगता है
इसलिए उस वाइटिश एरिया को हम लोग मायोपिक क्रिसेंट कहते हैं। टिपिकली दिस क्रिसेंट जो देखने के लिए मिलेंगी, ये जो मायोपिक क्रिसेंट है देखने के लिए मिलती है टेम्पोरल साइड में, बट मे बी सर्कमपेपुलरी टेम्पोरल साइड में देखने के लिए मिलेंगी, बट ये 360 डिग्री भी हो सकती है। विजुअल फंक्शन इज अनअफेक्टेड, जो इसमें जो नज़र है वो ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होती है बाय एक्वायर्ड मायोपिक क्रिसेंट, एंड द पेशेंट इज एसिम्टोमेटिक एक्सेप्ट द लार्ज मायोपिक एरर। पेशेंट जो है जनरली एसिम्टोमेटिक होता है और जनरली फॉर ए लार्ज मायोपिक एरर। द एक्वायर्ड मायोपिक क्रिसेंट डेवलप एज द आई ग्रोथ एंड इलोंगेटेड। पोस्टीरियर स्टाइफालोमा कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। मायोपिक केस में अगर इस तरीके का मायोपिक स्टाइफालोमा दिख रहा है तो आप एक इस तरीके से इंडिकेशन या चैलेंज भी ले सकते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेशेंट्स को कुछ और भी विजन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, या फिर पेशेंट्स परमानेंट विजुअल इम्पेयर्ड भी हो सकता है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ मायोपिया, नॉट correct the myopia with the minus lenses. It is all about to manage the other part, the myopia or other part of the retina also. Otherwise, the patients will get the blind through the life. Posterior स्टाइफालोमा occurs in presence of pathological myopia. Pathological myopia में usually आपको posterior स्टाइफालोमा मिलेगा. The posterior स्टाइफालोमा present as an extreme posterior ectasia and posterior retina involved in the optic disc. Posterior स्टाइफालोमा कैन बी एसोसिएटेड विद सीवियर विजन लॉस और इवन ब्लाइंडनेस। पोस्टीरियर स्टाइफालोमा अगर किसी पर्सन को है वो बहुत ही कंप्लीट विजन लॉस कर सकता है और इवन पेशेंट को कंप्लीट अंधा या ब्लाइंड भी कर सकता है। पॉसिबल कॉजेटिव फैक्टर्स इंक्लूड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम और ओकुलर एल्बिनिज्म। उसके साथ में कुछ ऐसे सिंड्रोम भी हो सकते हैं जिसे फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं और ओकुलर एल्बिनिज्म कहते हैं, वो भी एसोसिएट हो सकते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पेसिलर थिनिंग एंड पोस्टीरियर स्टाइफालोमा फॉर्मेशन, देयर विल बी अदर ग्लोब स्ट्रक्चर अल्टरेशंस, कुछ और भी ग्लोब अल्टरेशंस देखने के लिए मिल सकती हैं। देयर विल बी थिनिंग एंड एट्रोफी ऑफ द रेटिनल आरपी एंड कोरोइड। हमारे रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम में, कोरोइड में भी थिनिंग देखने के लिए मिल सकती है। ब्रेक्स इन ए ब्रुक्स मेम्ब्रेन, हमारे ब्रुक्स मेम्ब्रेन में कुछ ब्रेक छेद देखने के लिए मिल सकते हैं कुछ पेशेंट में पैथोलॉजिकल मायोपिया में, और जिसमें पेशेंट को पोस्टीरियर स्टाइफालोमा है, ऐसे केस में न्यू वेस्कुलर मेम्ब्रेन भी देखने के लिए मिल सकती है, जिसे हम लोग CNVM का नाम देते हैं, कोरोइडल न्यू वेस्कुलर मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारी रेटिना थिन हो गई है और उस रेटिना में कुछ न कुछ ब्रेक हो गए हैं, होल हो गए हैं, या फिर कुछ इस्चमिक पॉइंट हो गए हैं और उन इस्चमिक पॉइंट को सप्लाई देने के लिए नई नई ब्लड वेसल्स लीक हो रही हैं, बन रही हैं, जिसे हम लोग CNVM कहते हैं। मायोपिक मैकुलोपैथी, इस तरीके से मायोपिक का फंडस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मैकुलर एडिमा हो सकता है या फिर ब्लीडिंग हो सकती है। मायोपिक मैकुलोपैथी, इलोंगेशंस ऑफ ग्लोब, डिजेनरेटिव चेंजेस इन रेटिनल कोरोइड, लार्ज ब्रेक, इर्रेगुलर येलो लैश इन हाई मायोपिक आई। ब्रेक इन ब्रुक्स मेम्ब्रेन, जिसे ब्रुक्स मेम्ब्रेन में ब्रेक देखने के लिए मिलेगा, जिसे लैकर क्रैक्स बोलते हैं, गिव राइज टू सेंट्रल विजन लॉस। अगर किसी पेशेंट पर्सन को क्रैक्स देखने के लिए मिलेगा तो मीन्स कि पेशेंट को सेंटर फील्ड लॉस होगा, सेंटर की चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई देंगी। डिजेनरेटिव मायोपिया, टिपिकली फीचर ऑफ डिजेनरेटिव मायोपिया डेमोन्स्ट्रेटिंग लाइक पेरिफेरल एट्रोफी, टिल्टेड डिस्क और टेसलेटेड और टिग्रोइड फंडस देखने के लिए मिलेगा। पैथोलॉजिकल मायोपिया आप देख रहे हैं कि टिग्रोइड फंडस and myopic crescent and scleral thinning. So these are the things you can see in a case of high myopia. Multiple area of pigmented epithelium and choriocapillaris atrophy involving the macular area. Lacquer cracks देखने के लिए मिलेगा। Pigmented epithelium proliferations products फ्रोचर्स स्पॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। And so these are the things you can see in a case of myopia, in high myopia. मायोपिया का करेक्शन किस तरीके से करते हैं? तो सबसे पहले मायोपिया को करेक्शन करने के लिए हम लोग चश्मा देते हैं, चश्मा ट्राई करते हैं, या फिर पेशेंट के पास सेकंड ऑप्शन कॉन्टैक्ट लेंस है, सो दे कैन यूज़
contact lenses, soft contact lenses, otherwise RGP they can use it. And orthogonal is like best options for a case of myopia, and because it will give the good clarity to the patients, and the second it will work as like a therapeutic purpose also, कि पेशेंट्स का एक्सियल लेंथ को बढ़ने से भी ये रोकता है. नेक्स्ट ऑप्शन इज लेसिक्स, लेजर असिस्टेड इन सिचु केरेटोमोलाइसिस. लेसिक्स ऑप्शन भी पेशेंट के पास है, सो दे कैन गो अहेड विद द लेसिक्स ऑप्शन ऑल्सो. एंड डेवलपमेंट ऑफ मायोपिया, retinal image defocus, decrease rate of release of retinal modalities, and so these are like development. Tangent myopia, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक नज़दीक की चीज़ों को करते रहते हैं, जिससे हमारे लेंस का आकार उसी रूप में ढल जाता है. पर्सन को नज़दीक की चीज़ें क्लियर लगने लगती हैं, पर जैसे ही वो दूर की चीज़ों को देखते हैं तो हमारे आँख के लेंस को रीफोकस होने के लिए या फ्लैट होने के लिए टाइम लगता है. तो ऐसे केस को हम लोग ट्रांजिएंट मायोपिया कहते हैं. एंड if somebody had myopia, so not about to correct the patient of myopia, हमारे पास ऑप्शन यही नहीं होना चाहिए कि मायोपिया को करेक्ट करना है. हमारे पास ऑप्शन ये भी होना चाहिए कि और मायोपिया के क्या अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, और मायोपिया के साथ में कहीं कोई रेटिनल पैथोलॉजी तो नहीं है. जो रेटिनल पैथोलॉजी अभी तो एक छोटे सिम्टम्स के साथ में उभरी हुई है या बिना सिम्टम्स के साथ में भी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कंप्लीट पेशेंट्स को ब्लाइंडनेस या पार्शल ब्लाइंडनेस भी